शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अक्स प्रोडक्शन और मैं हूँ यासिर अरफात। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, जो सूरत हाल चल रही है और जो सूरत हाल आइंदा दरपेश आ सकती है, आप बड़े हैरान होंगे कि इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एक बंदा ही फायदे में है। एक शख्स ही ऐसा है पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है। वैसे तो ज़्यादातर जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी से जो लोग रिटायर होते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, वो वापस चले जाते हैं दूसरे ममालिक में, या समझ लें कि अपने असल ममालिक को चले जाते हैं नौकरी करके। तो इस लिहाज से पाकिस्तान आला सतह की जॉब देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी है। अब बात हो रही थी कि जिस शख्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना, हो रहा है मौजूदा कंडीशन के अंदर, वो जनरल रिटायर्ड आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जवेद बाजवा साहब हैं। उनको फ़ायदा उनकी गुमनामी का हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि मैं अब रिटायरमेंट के बाद गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा, और यही उनके लिए सूदमंद भी साबित हुआ है। लेकिन जो जो शख्स मंजर आम पर है इस वक्त, वो तमाम लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, वो इस चपकलश, बेयकीनी और इंतशार का शिकार हो रहे हैं। कोई किसी भी ओहदे पे है, किसी भी इदारे से है, किसी भी सियासी जमात से है, जिस किसी का तल्लक है, तमाम लोग उलझे हुए हैं। ये सारा वही फसाद है जो रिटायर्ड जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के नाम के साथ मंसूब करते हैं लोग, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ वाले। लेकिन आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल का इस वक्त जिम्मेदार भी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को ठहराया जा रहा है, और वो इस सूरत हाल से नाशना भी हैं और दस्तरस से भी बाहिर हैं और पुरसकून ज़िंदगी कहीं गुजार रहे होंगे। वैसे तो देखें, जो इंसान ने बोया होता है वो काटता ज़रूर है, सुकून ज़रा कम ही मुयस्सर आता है। तो अब जो सहाफ़ी और समझ अदारे हैं वो आमने सामने आ चुके हैं, सियासी जमातों के आमने सामने आ चुकी हैं। आज हामिद मीर साहब जो हैं, आज और कल का दिन है, उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की बातें की हैं। इनमें सबसे अहम जो बात उन्होंने की है ना, वो है अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में। ये पाकिस्तानी सहाफ़ी जो कीनिया के अंदर कत्ल हुए थे, उनके केस के ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो हामिद मीर साहब ने अदलिया को बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, जो अरशद शरीफ के कातिल हैं उन्हें पकड़ें, उन्हें अंजाम तक पहुंचाएं। आपको पता है, हमें भी उनके नाम का पता है। हामिद मीर साहब ने कहा कि हमें उन कातिलों के नाम का पता है, अगर हम उनका नाम लेंगे तो फिर उन्हें इस मुल्क से भागना पड़ेगा, वो ये मुल्क छोड़ जाएंगे और हमने यही रहना है। हामिद मीर साहब ने कहा कि हमने यही रहना है और हम ये मुल्क नहीं छोड़कर, हम ये मुल्क छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है, इमरान रियाज खान और असद तूर की गिरफ्तारी के बारे में उन्होंने एक इशारा दिया कि बीबीसी वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके बाद ये दोनों गिरफ्तारियां हुई हैं। हामिद मीर साहब ने मजीद कहा कि आओ मुझे गिरफ्तार कर लो। उन्होंने निशानदेही की कि एक नोटिस जारी किया गया था, उसके अंदर बहुत से सहाफियों के नाम है, भी मजीद गिरफ्तारियां होंगी। और फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि जो इल्जामात असद तूर साहब के ऊपर लगाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मुझे भी गिरफ्तार कर लो। इससे पहले भी जब असद तूर साहब को मारा गया था, पीटा गया था उनके घर के अंदर तहरीक इंसाफ के दौर में, तो तब भी हामिद मीर साहब ने बड़ा सख्त किस्म का एहतजाज किया था, बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात वगैरह लगाए थे, संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए थे। कुछ किरदारों का नाम भी लिया था माजी से। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की जो लड़ाई है वो सियासी जमातों से ज़्यादा सहाफ़ियों ने लड़ी है। इसके बारे में कोई शक नहीं कि हमेशा सहाफ़ी जो हैं वो सहाफ़ी या वकील हैं जिन्होंने ये जमहूरियत का अलम उठाया हुआ है। हमने भी अक्सर देखा है कि जो सियासी जमातें हैं वो डील कर लेती हैं, ख़ास तौर पे डील करने के अंदर मियाँ नवाज शरीफ यानी कि शरीफ ख़ानदान और जो मुस्लिम लीग नून है, इसे एक ख़ास किस्म का मलका हासिल है। इनका कोई सानी नहीं है डील करने में। ये किसी भी बुरे वक्त के अंदर, यानी कि डील के बादशाह हैं, ये किसी भी बुरे वक्त के अंदर बड़ी से बड़ी और आसान से आसान और बेहतरीन से बेहतरीन डील कर लेते हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि असद तूर को पंजाब और सिंध के वजीर आला की हलफ बर्दारी वाले दिन गिरफ्तार करके पैगाम दिया गया।
قومی اسمبلی وزیر اعظم کے حلف سے پہلے گرفتاری کی گئی. انہوں نے کہا کہ کاکڑ صاحب جو ہے نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ لائن مائنز بچھا رہے ہیں، برودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والی حکومت کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ کاکڑ صاحب تو برودی سرنگیں نہیں بچھا سکتے. انہوں نے اشارہ کیا کہ جو برودی سرنگیں بچھاتے ہیں ہمیں ان کا پتہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مزید کہا کہ نئی حکومت جو ہے اس کو میڈیا اور عدلیہ سے لڑایا جائے گا. پہلی گرفتاری میڈیا سے ہوں گی، پھر اس کے بعد وکلا عدلیہ کی باری آئے گی اور پھر پورا سسٹم ایک سازش کے تحت لپیٹ دیا جائے گا. اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے کچھ ٹویٹ کیے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. انہوں نے کہا کہ اسد طور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن مریم نواز نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا. عمران خان کے دور میں اسد طور پر حملہ ہوا تو شہباز شریف مریم نواز کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے. شہباز شریف حکومت میں آنے والے ہیں تو اسد طور کو گرفتار کر لیا گیا. صحافیوں کو پھر دوسرا ٹویٹ انہوں نے کہا صحافیوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے اسی طرح سیم تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے. طلبی کسی اور الزام میں ہوتی ہے، گرفتاری کسی اور الزام میں ڈال دی جاتی ہے، اور ایف آئی آر کے پاس تو اس طرح کی گرفتاری کا اختیار ہی نہیں ہے. ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ تحریک انصاف اپنی سیٹوں کے لیے بڑی سرگرم ہوئی پڑی ہے، اور وہ بھی چند مخصوص حلقے ہیں. حالانکہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے، جو ان کا کلیم ہے، جو ان کا مطالبہ ہے وہ زیادہ سیٹوں کا ہے، لیکن بڑی چند مخصوص سیٹوں کے اوپر وہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے ان کی بات چیت ہے، ان کا مطالبہ ہے، جو قانونی کارروائی انہوں نے کی ہے وہ چل رہی ہے. میں نے یہ نوٹ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا جس طرح حامد میر صاحب نے حوالہ دیا اور شہباز شریف صاحب کا کہ وہ جس تحریک انصاف کے دور میں جب حملہ ہوا تھا اسد طور صاحب کے اوپر تو وہ عیادت کے لیے گھر بھی گئے تھے. تو یہ بڑے منافق لوگ ہیں جو پاکستانی سیاستدان ہیں. یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. اب مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. یہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اصل مسئلہ ہے جو اسد طور صاحب کا ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ ان کے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بڑا شوق ہے مذہبی حوالے دینے کا بھی، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک پھنسے بھی ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بڑی کمپین بھی چل رہی ہے. ماضی میں بھی وہ جو اظہار رائے کی آزادی تھی اس کے بڑے درس دیا کرتے تھے، بڑے فرمان جاری کیا کرتے تھے، بڑے اقوال زری کہا کرتے تھے. لیکن جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں ماشاءاللہ سے ملک کے اندر صحافیوں کی وکلا کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. کب کسے کہاں سے اٹھا لیا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ان کی مرضی شامل ہوتی ہے. جو ان کے خلاف بولتا ہے ان کی مرضی سے ہی، ان کی اجازت سے ہی اسے اٹھایا جاتا ہے. اب آپ ہمارے پروگرام لازمی دیکھا کریں کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کون سا پروگرام جو ہے وہ آخری ہو جائے. تو تحریک انصاف نے بھی منافقت دکھانے والی حد کر دی ہے کہ بہت سے جو صحافی برادری سے لوگ ہیں جو اس وقت زیر عتاب ہیں ان میں سے میکسیمم جو ہیں تحریک انصاف کی حمایت کرنے کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں کہ عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں اور اسد طور صاحب گرفتار ہوئے ہیں، مزید بھی گرفتاریاں ہونے والی ہیں. تو تحریک انصاف کے والوں کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا، کوئی مذمت نہیں انہوں نے کی، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی ان کے لیے آواز نہیں بلند کی. یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کے ہوتے ہیں اور یہ صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ صحافی ان کے اعلی کار بنے رہیں. لیکن جن لوگوں نے صحافت کی ہے پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت سے بھی نوازا ہے. آپ آتے ہیں کہ تحریک انصاف اس وقت ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے احتجاج کے لیے اپوزیشن کا. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں اور ہیں بھی. الیکشن تو دیکھیں چوری ہوا ہی ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف والوں کے پاس اوریجنل فارم 45 موجود ہے، کیونکہ دوسری جماعتوں کے پاس بھی وہ ہیں. اب جتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن جتنے زیادہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کر رہا ہے تو وہ معاملات کو مزید پیچیدہ اور صورتحال کو مزید کشیدہ کیے جا رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا. آج مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کے پاس 100 سیٹیں ہیں. انہوں نے کہا ہمیں اپنے حجم کا پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا.
थ्रेड दिए गए, इस तरह की बातें की गई। लेकिन जो हमारे मुखालिफ थे या कुछ मखसूस लोग थे, उन्हें प्रोटोकॉल दिए जाते रहे हैं। हमने भी पंजाब में ऐसे ही देखा है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ वाले किसी गली में कोई 2 से 3 भी इकट्ठे हो जाते थे तो वहाँ पुलिस की नफरी और डाले डाले पहुंच जाते थे। तो जहाँ नून लीग वाले होते थे वहाँ उनको प्रोटोकॉल मिल रहा होता था, जैसे वो मरीम नवाज साहिबा का प्रोटोकॉल इलेक्शन से पहली वजीर आला का था, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल इलेक्शन से पहली वजीर आजम का था। इसलिए तो बातें होनी शुरू हो गई थी कि नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम है, आप वोट डालें या ना डालें। लेकिन हमने देखा कि तहरीक इंसाफ वालों ने बड़ी भरपूर मुजाहमत की और इसमें वो कामयाब भी रहे। अब सदर अलवी साहब ने जो इजलास के वाले से एक अलग कट्टा खोला हुआ है कि इजलास नहीं बुलाएंगे जब तक इलेक्शन कमीशन वो जो मखसूस सीटों का जो फैसला नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला करना है वो आपको भी पता है, वो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला करना है। तो सदर साहब अपना ये भी शौक पूरा कर लें। अब जो तहरीक इंसाफ है वो अख्तर मैंगल, GDA, जमात इस्लामी, जमीयत समेत जितनी भी वतन परस्त, कौम परस्त और दूसरी जमातें हैं, जमात इस्लामी समेत जो आवाम के अंदर किसी ना किसी तरह से मकबूल हैं, उनके साथ मिलकर एक बड़े एहतजाज की तैयारी में है, जिसका 2 मार्च को इशारा किया जा रहा है कि 2 मार्च को एक मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किसी किस्म के अलायंस को, इत्तेहाद को यकसर मुस्तरद कर दिया। देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोशिश भी की गई थी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने की, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसे से इनकार कर दिया। और ये तहरीक इंसाफ के सियासी बयानिए को मजबूत और ताकतवर बनाता है कि वो उनका कहना है कि ये जमातें मकबूल नहीं है। आप ये देखिए कि MQ वो तमाम जमातें जिनको वाम ने वोट नहीं डाला, MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो जीत गई हैं, वो हुकूमत बनाने जा रही हैं। क्यों? तो अब आप देखिए कि इनके लिए तो लोग निकल ही नहीं रहे दूसरी जमातों के लिए। अब जमात इस्लामी का कराची से हार जाना एक सरप्राइज है, जमीयत का हार जाना एक सरप्राइज है, अख्तर मेंगल की पार्टी का हार जाना एक सरप्राइज है, तहरीक इंसाफ का पंजाब से हार जाना एक सरप्राइज है। ये पॉसिबल नहीं था। यानी कि वो कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो धांधली के लिए या कोई ऐसा प्रोपोगंडा मनसूबा बनाने के लिए भी अकल की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ ओपन था, जिसकी वजह से ये तमाम जो मसाइल हैं वो पैदा हो गए। इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो बड़ा मजबूत और बड़ा ताकतवर है, और उसके साथ जो जमातें खड़ी हैं वो मैक्सिमम मजहबी जमातें हैं। पाकिस्तान के अंदर मजहब और हमदर्दी का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। तो अब तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाने भी जा रही है, इलेक्शन भी अपने पार्टी इलेक्शन भी करवाने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तसादुम बढ़ता हुआ मालूम होता है, ये कम होता हुआ मालूम हो नहीं रहा। अब वफाक की हुकूमत के अजलास बुलाने की तो इसहाक डार साहब को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है कि रातों रात किसी भी तरह इजलास बुला लिया जाए, लेकिन वो हुकूमत चलेगी कैसे? इसहाक डार साहब, मरीम नवाज साहिबा ने हलफ उठा लिया है, वजीर आला मुंतखब हो गई हैं, तो अब वो क्या डिलीवर कर पा रही हैं? क्या किया उन्होंने? कौन सी ऐसी बात की है जिसका पब्लिक, कौन सा ऐसा, देखिए बातों से ज्यादा ना अब पब्लिक को कामों की जरूरत है, पब्लिक अब बातों से नहीं मानेगी। तो गैर मकबूल होने की वजह भी यही थी। अब इस हकदार साहब को तो चाहते कि रातों रात शहबाज शरीफ साहब इजलास बुलाएं कौमी असम्बली का और वो वजीर आजम बन जाए, लेकिन ये कोई इतना आसान काम हो नहीं सकता कि सदारत आप वैसे भी जरदारी साहब को दे रहे हैं, अक्सरियत आपके पास है नहीं। और लेकिन इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश है कि कोई 10-12 सीटें और निकाल कर तहरीक इंसाफ की तो नून लीग की झोली में डाल दी जाए, ऐसा नजर भी आ रहा है। लेकिन इसके भी बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। तो पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त अपनी जो है वो सीढ़ी खींच सकती है नून लीग की टांगों के नीचे से, और उसे मुंह के बल गिरा सकती है शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन इसके लिए तहरीक इंसाफ का जो पीपल्स पार्टी के बारे में नरम रवैया होना बड़ा जरूरी है। बिलावल साहब कहते हैं जी मैं वजीर आजम नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास अक्सरियत नहीं है, मुझे ज्यादा वोट नहीं मिले। तो शहबाज शरीफ साहब को कौन सा वोट मिले हैं? शहबाज शरीफ साहब कौन सा वोटों से वजीर आजम बन रहे हैं? वो कौन सा अक्सरियत से वजीर आजम बन रहे हैं? यहाँ तो सूरत हाल ही बड़ी अजीब सी रही है। हमेशा से अक्सर होता आ रहा है कि कम सीटों वाले को मुंतखब कर दिया जाता है, जिससे मामलात जो हैं वो पेचीदा हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान बड़ी कोशिश के साथ IMF से पैसे लेता है, पाकिस्तान की जो ना सूरत हाल इस वक्त, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि किस सिमत में है।
کہ حکومت کے لیے کتنے چیلنجز اور مصیبتیں ہوں گی کہ پاکستان پیسے لے رہا ہے آئی ایم ایف سے، امریکن ادارے سے، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ چائنا کی سی پیک کی صورت میں ہے۔ اب امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے کیسے چاہے گا کہ وہ جو پیسہ ہے وہ سی پیک کے اوپر لگ جائے، سی پیک کو آفیشل کرنے کے لیے؟ اگر پاکستان وہاں سے پیسے لے کر سی پیک کے اوپر کچھ نہیں کرتا تو چائنا ناراض ہوگا، اگر وہاں سے پیسے لے کر سی پیک کے اوپر لگاتا ہے تو امریکہ ناراض ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ایران سے جو گیس معاہدہ کیا ہوا ہے وہ اگر آپ ستمبر تک پورا نہیں کرتے تو ایران کو بھی $18 ارب جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے کر نہ ایران سے گیس لے سکتے ہیں، نہ روس سے تیل لے سکتے ہیں، نہ چائنا کا سی پیک آفیشل کر سکتے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو چند ڈالر اگر ملتے ہیں، $1 ارب مل جائے گا زیادہ سے زیادہ، تو وہ لینے کے بعد روس، چین اور ایران ناراض ہو جائیں گے۔ تو یعنی کہ کرو تو مرو، نہ کرو تو مرو۔ تو یہ حکومت جو بھی لے گا پھر اس کے ساتھ جو ہوگا وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔